अभी आवाज आ रही है नितिन? फिर से हम्म। आ रही है ना? आ रही है। ठीक है। आज की दिक्कत है, कल देख लूंगा तो। तो मैं अपलोड कर दूंगा, आज कल टाइम नहीं हुआ था, देख लेना। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अभी हम लोग ये बात करते हैं, अभी हम लोग ये बात करते हैं कि ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है। आपको मैं कोई बिजनेस प्लान दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आप बिजनेस प्लान ओके। देखने के टाइम पे क्या क्या चीज देखोगे? ओके। आप सबसे पहले ये देखोगे कि मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का जी। मैनेजमेंट कैसा है। पहले पास्ट में हम्म। कोई वो कंपनी फ्रॉड किया है नहीं किया है। ठीक है। हम्म। उसका मैनेजमेंट के साथ कंपनी का, जैसे मान लो कंपनी का जो रिव्यू है, ठीक है, कंपनी रिव्यू कैसा है। ठीक है। उसके बाद पहले कोई कभी फ्रॉड केस हुआ है नहीं हुआ है। पहले कोई गवर्नमेंट एजेंसी से कोई नोटिस, वो लोग को नोटिस मिला है नहीं मिला है, कुछ वार्निंग लेटर मिला है नहीं मिला है। ये चीज सबसे हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली एथिकल है और एथिकल नहीं है। राइट। ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर आपके पास कोई सर्विस एंड प्रोडक्ट है जो यूनिक है, वो हमेशा ग्रो करेंगे, हमेशा वो ग्रो करेंगे, उसका ज्यादा डिमांड रहेगा और सप्लाई लेस रहेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट एंड सर्विस सिर्फ आप ही दे रहे हो, सिर्फ आप ही दे रहे हो। राइट। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है। तो कोई भी कंपनी जब उसका मैनेजमेंट देखोगे, ठीक है, उसका मैनेजमेंट का कैसे कैसे मैनेजमेंट के बारे में आप देखोगे। ठीक है। कॉल कर रहे हो क्या, क्या नितिन? क्या हुआ? तो यस यस, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, याद है? सबसे पहले आपको मैं कहा था कि हम लोग मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, फिर बिजनेस हम्म। मॉडल देखेंगे, फिर पास्ट परफॉर्मेंस वो कंपनी का, वो चीज देखेंगे। ठीक है। हम्म। तो हम्म। मैनेजमेंट के बारे में कैसे देखोगे? मैनेजमेंट के बारे में कैसे देखोगे? ठीक है। इसमें बहुत ही आसान एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक बहुत बहुत आसान तरीका है। मान लो मैं, यस बैंक ने आके कुछ बिजनेस प्लान मुझे समझा रहा है। ठीक है। और हम्म। मुझे यस बैंक का मैनेजमेंट के बारे में देखना है। ठीक है। तो मैं कैसे देखूं, मैनेजमेंट के बारे में क्या देखूं? सबसे पहले आप लिखोगे यस बैंक फ्रॉड। ठीक है। इंटर हम्म। मारोगे। इंटर मार के आपको देखना है नितिन कि कुछ लिंक आ रहा है फ्रॉड रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें तो आपको पता ही है ना, चैंपियन है किसी और का फ्रॉड में। बताओ, किस किसका? किसी और का बताओ। किसी और का बताओ। कोई भी, कोई भी, जैसे मान लो आप DHFL। ठीक है। नहीं, जिसका बताओ जिसका ना हुआ हो। जिसका ना, जैसे मान लो क्या बताओ, मान लो बजाज फाइनेंस। ठीक है। हम्म। इधर हम्म। पे बजाज फाइनेंस फ्रॉड। ठीक है। बजाज फाइनेंस अगर फ्रॉड देखोगे तो इधर पे जो आर्टिकल, ये पूरा जो आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, ये पूरा पेज हम्म। में आपको देखना है, जो कोई भी आर्टिकल है बजाज फाइनेंस रिलेटेड फ्रॉड, तो आप अगर देखोगे इधर पे,
ये आर्टिकल देखोगे, ये आर्टिकल देखोगे और नीचे में जाओगे, बजाज फाइनेंस रिलेटेड कोई फ्रॉड्स नहीं है, कोई फ्रॉड्स हम्म वाला आर्टिकल नहीं है। अगर बजाज फाइनेंस फ्रॉड करते तो आपको डेफिनेटली इधर पे आर्टिकल दिखाई देता। जैसे मान लो हम्म अगर मैं बजाज फाइनेंस के जगह में आईटीसी लिखूंगा, ठीक है, बहुत बड़ा हम्म कंपनी है, फ्रॉड मारोगे, हम्म देख रहे हो, इतना बड़ा कंपनी है मगर कितने, कहा कितने का फ्रॉड किया है, 50 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। ठीक है, जब भी तो हम्म मैनेजमेंट को कैसे देखोगे, मैनेजमेंट को आप ऐसे देखोगे कि मैनेजमेंट बेसिकली वो कंपनी का नाम डाल के आप फ्रॉड लिखोगे। ठीक है, जब भी फ्रॉड हम्म लिखोगे तो उसमें आपको पूरा पेज देखना पड़ेगा कि कोई फ्रॉड रिलेटेड आर्टिकल है या नहीं है। आप कोई कंपनी बता सकते हो, आपका कोई कंपनी है फेवरेट, जैसे मान लो रिलायंस अगर लिखूंगा, रिलायंस हम्म का तो ऐसे ही नहीं है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉड, इधर पे देखो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर आप देखोगे ये फ्रॉड नहीं है, बाय द वे ये रिलायंस का ही वेबसाइट है। ठीक है, इसके नाम पे जो लोग फ्रॉड करने के लिए मार्केट में कोशिश करते हैं ना, वो लिखा हुआ है। रिलायंस कोई फ्रॉड किया है, रिलायंस कोई फ्रॉड किया है, इधर पे देखो कोई भी लिंक आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी लिंक आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा इधर पे, जो फ्रॉड रिलेटेड कोई आर्टिकल आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट में वो कंपनी अभी तक कोई फ्रॉड नहीं किया है, अभी तक। इसका मतलब नितिन बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में नहीं करेंगे, दोनों का भी मिक्स कर देना, कि अभी तक अगर फ्रॉड नहीं किया है कोई कंपनी, इसका कोई मतलब नहीं है कि फ्यूचर में नहीं करेंगे। उसके लिए आपको रियल टाइम डेटा देखना है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारे जो चीज आप सीखोगे अभी। ठीक है, उसके लिए ही आप ट्रेनिंग हम्म ले रहे हो। मगर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कमिंग गोइंग बैक टू दी स्लाइड, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट रिलेटेड कोई फ्रॉड है या नहीं है। अगर आप देखोगे जो नहीं कोई फ्रॉड आर्टिकल आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको आप ग्रीन टिक दे सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज है बिजनेस मॉडल, दूसरा चीज है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल में इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे, जो इनके पास कोई यूनिक सर्विस एंड प्रोडक्ट है, और ऐसा कोई सर्विस एंड प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, और भी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो क्या क्या इंडस्ट्री इन फ्यूचर ग्रो करने वाले हैं, ये चीज आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ाऊंगा। अभी दिमाग में वो हाथोरा मत मारना जो कौन कौन इंडस्ट्री होंगे, वो आपको पढ़ाएंगे हम। हम्म ठीक है, मगर आपको जो देखना है बिजनेस मॉडल वो यूनिक है। अगर यूनिक है तो उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, क्योंकि वही एक कंपनी है जो वो प्रोडक्ट बना रहा है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, करेक्ट। राइट जैसे रॉयल एनफील्ड, ये जो हम्म आयशर मोटर का स्टॉक आपको मैं दिखाया था कि हम्म 2008 में 132 चला गया था 33,456, क्यों ये 8 साल में ऐसा ग्रो हुआ, क्यों? इसीलिए ग्रो हुआ क्योंकि रॉयल एनफील्ड सबके लिए एक ड्रीम बाइक होता था एक टाइम पे। हम्म आप आप जब छोटे होंगे, आपको याद होंगे आज से 20 साल पहले, और 20 साल पहले आप अगर सोचोगे तो आप देखोगे पूरा शहर में शायद एक रॉयल एनफील्ड दिखता था, वो भी बिल्कुल बुलेट, है ना। तो सब वो बिल्कुल रॉयल एनफील्ड खरीद नहीं पाते थे, क्यों? सबसे पहले तो महंगा था, दूसरा है बहुत हम्म भारी था, बाइक बहुत हम्म भारी था, तीसरा था बाजी है माइलेज बहुत कम था, चौथा था उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था, फिफ्थ पॉइंट था कि ये सारे कारण के अंदर मिडिल क्लास तो चाहते थे वो बाइक, मगर ले नहीं पाते थे। हम्म 2008 में रॉयल एनफील्ड एक ट्विन इंजन लेके आया,
ट्विंस पर इंजन, जिसमें माइलेज कर दिया आपका 40, ठीक है। बाइक का वेट कम कर दिया, पहले से कम कर दिया बाइक का वेट, माइलेज बढ़ा दिया, मेंटेनेंस कम कर दिया, और कॉस्ट भी जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके हाथ में डाल दिया कि 1 लाख दो बाइक लेके चले जाओ। 2008 में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल 1 लाख दो बाइक लेके चले जाओ। तो उसमें क्या हुआ, 2008 में रॉयल इनफील्ड जैसा बाइक वो भी 1 लाख रुपए में मिल रहा है, तो सब पगला गए। और इतना ऑर्डर बुक हुआ बाइक का, जो ये लोग सप्लाई दे नहीं पा रहे थे। एक एक बाइक के लिए आपका 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता था उस टाइम पे। और आप अगर देखोगे 2012 में 12-13 में आइशर मोटर फोर्सफुली और एक उनको फैक्ट्री खोलना पड़ा। एक फैक्ट्री से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, मतलब जो डिमांड है वो डिमांड को मैच ही नहीं कर पा रहा था। 100 का ऑर्डर देके बैठा हुआ है, मगर प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 का, तो बाकी 90 क्या करेंगे, है ना। भजन तो बैठ बैठ के नहीं करेंगे। तो वेट इसके करेंगे। चक्कर में, हाँ, इसके चक्कर में आइशर मोटर को दूसरा फैक्ट्री ओपन करना पड़ा, एक यूनिट से दूसरा यूनिट खोलना पड़ा। आज भी अगर रॉयल एनफील्ड का देखोगे, जो नया थंडरबर्ड का मॉडल आया है, उसका भी 3 महीना वेटिंग है, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड आप 2008 से अभी 2021 में देखोगे तो घर घर पहुंच गया है। हर गली हर बिल्कुल मोहल्ले में रॉयल एनफील्ड खड़ी है, ठीक है। ये जो यूनिक डिमांड, ये जो यूनिक, पहले तो बाइक यूनिक था, है ना, क्रूजर बाइक था, सब राइडर थे, मगर हाथ में नहीं आ रहा था, फिर हाथ में आ गए। तो यूनिक सर्विस था, प्रोडक्ट यूनिक था, मगर सप्लाई बिल्कुल नहीं था, डिमांड बहुत ज्यादा था। तो जिसका सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह निकलेगा, रॉकेट की तरह वो ऊपर जाएगा। जिसका सप्लाई कम है मगर डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये तब हो सकता है जो प्रोडक्ट एंड सर्विस यूनिक होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो 8 साल में 132 का स्टॉक पहुंच गया था 34,000, ठीक है। तो इसीलिए आप जब बिजनेस मॉडल देखोगे, आप देखोगे वही जगह जगह में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वही जगह में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जो यूनिक है, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। ये एक पॉइंट है। दूसरा क्या है, दूसरा चीज आप देखोगे कि वो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, वो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। तो मिनिमम मिनिमम याद रखना नितिन, कि हम वही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका मिनिमम 5 साल का डेटा मेरे पास होंगे। जो कंपनी आपको 5 साल का मिनिमम लास्ट 5 इयर्स का उनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहा है ऑन पेपर, यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी ओवर देयर। सीधी बात है, यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी। आप अगर मिनिमम 5 साल का परफॉर्मेंस उसको देख नहीं पा रहे हो, उनका देख नहीं पा रहे हो, तो आप कभी पैसा नहीं लगाओगे। तो जो मैंने आपको कहा था कि दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होता है, देयर इज अ इंफॉर्मेशन फॉर मासेस एंड देयर इज अ इंफॉर्मेशन फॉर क्लासेस। मतलब एक इंफॉर्मेशन 90% के लिए रहता है, एक इंफॉर्मेशन 10% के लिए रहता है। आपको वही इंफॉर्मेशन ढूंढना है जिसका जो इंफॉर्मेशन बेसिकली 10% के लिए रहता है। आप 90% में अगर बहक जाओगे तो आपका भी बैंड बजेंगे, कोई रोक नहीं सकता है ना। तो ओके। जो मैंने आपको दिखाया था, याद है, कोटक बैंक का एक न्यूज यस आया यस था, यस। ठीक है। तो वो पूरा फ्रॉड है। इस बार आप सीखोगे कि प्रोमोटर होल्डिंग कहाँ से देखना है। दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्रॉड निकला, न्यूज मैनिपुलेट करने के लिए।
और येस बैंक का जो हम्म, न्यूज निकला उसमें भी आपको ये उछाल देखने को मिला। मैंने बोला था कि 40 का स्टॉक 80 बन गया था एक दिन में, है ना। तो ये एक दिन में हम्म, क्यों आया था, क्योंकि वो लोग मैनिपुलेट किए थे, वो लोग मैनिपुलेट किए थे। तो आप कभी मैनिपुलेशन न्यूज में नहीं जाओगे, आप ये ढूंढोगे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन 10% के लिए है वो खोद खोद के आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के ऊपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के ऊपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उनमें 3 डिफरेंट पार्ट होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फिनेंशियल मार्केट, सॉरी फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है। हम्म, मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप खरीद सकते हो, जिसका वही फिक्स डिपॉजिट जैसा आपको पे करना पड़ेगा, और एक मैच्योरिटी होता है। वो मैच्योरिटी जब होता है तो आपको एक गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जो आपका 6 to 7% होता है। समझ में आया, राइट। ओके। सो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, सीडीएस सर्टिफिकेट, सीपीएस सर्टिफिकेट, ट्रेजर बिल्स मतलब कमर्शियल पेपर, सर्टिफाइड डिपॉजिट, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट मिलेंगे जहाँ जो फिक्स डिपॉजिट जैसे ही काम करते हैं, जिसको मनी मार्केट कहते हैं। और ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट बेसिकली बैंक प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली आप बैंक से खरीद सकते हो। ठीक है। दूसरा है बेसिकली आपका जो हम्म, मार्केट होता है वो होता है कैपिटल मार्केट। हम्म, तो कैपिटल मार्केट में दो डिफरेंट पार्ट होता है, एक को कहते हैं नॉन सिक्योरिटी मार्केट, एक को कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट। नॉन सिक्योरिटी मार्केट में आपका 99.9% पॉपुलेशन जाके पैसा लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न है, रिस्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हम्म, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग ओके। डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, हम्म, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पीपीएफ, पीएफ, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। ये सारा चीज आपका बेसिकली ऑलमोस्ट गारंटेड, म्यूचुअल फंड छोड़ के बाकी सब 100% गारंटेड रिटर्न है, गारंटेड। ठीक है। तो हम्म, इसीलिए 99% पीपल इधर पे आके पैसा लगाता है। मगर आपको एक चीज सोचना है, देखिए रिस्क रिस्क एंड रिवर्ड ये बहुत प्रोपोर्शनल है। अगर आप रिस्क को कम कर दोगे आपका रिवर्ड भी कम हो जाएगा, आप रिस्क को बढ़ाओगे तो आपका रिवर्ड भी बढ़ेगा। तो जहां पे आप रिस्क फैक्टर को जीरो कर रहे हो आपका रिवर्ड भी कम हो जाएगा। तो इधर पे आपका हम्म, रिवर्ड मिल रहा है कितना, 5 से 6% अभी मोदी जी ने किया हम्म, है। ठीक है। तो आपका रिटर्न भी जो 5 से 6% है। और आप महंगाई का रेट अगर देखोगे, महंगाई का अगर रेट देखोगे, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन अगर हम्म, देखोगे, इन्फ्लेशन मतलब क्या है, जो पैसा का वैल्यू होता है वो ऑन एंड ऑन एवरी ईयर गिरता जाता है। आज पेट्रोल कितना चल रहा है गुजरात में, दिल्ली में दिल्ली 90। में कितना चल रहा है, 90। 90। कलकत्ता में चल रहा है 91, मतलब 100 के हम्म, आसपास। आज से 5 साल पहले हम्म, हम लोग 70 रुपीज के आसपास देते थे। बिल्कुल। तो जो 1 लीटर पेट्रोल हमें 70 रुपीज में मिलता था, आज वो चीज मिलता है आपका 100 रुपए में। तो इसको हम्म, बेसिकली महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हर साल इन्फ्लेशन रेट 10 से 14% के आसपास रहता है ऑन एवरेज। तो आपका रिटर्न मिल रहा है 6% और आपका इन्फ्लेशन रेट हो रहा है 14%। आप दिन पे दिन क्या हो रहे हो, गरीब होते जा रहे हो, हाँ या ना, है ना। हाँ। आपका हम्म, इन्फ्लेशन रेट है 10 से 14% और आपका जो रिटर्न मिल रहा है वो 6%। तो दिन पे दिन आप जितना ही सेविंग्स करो आप गरीब होते जा रहे हो। यही चीज सबको समझ में नहीं आता है। उल्टा ये लोग करते क्या है, और भी फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, आरडी में डालते हैं, इंश्योरेंस में डालते हैं, और सोचते हैं कि मैं तो मालामाल हो जाएंगे मेरा हर चीज। हम्म, ठीक है, ये होता नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, रिस्क को एकदम जीरो कर दोगे तो रिटर्न भी आपका जीरो ही बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट होता है।
सिक्योरिटी मार्केट में एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में जितने सारे आईपीओ है वो लॉन्च होते हैं। आईपीओ पता है, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ सुने होंगे, राइट? हाँ, सो पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। हाँ, कोई भी कंपनी जब नया शेयर लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो आईपीओ लॉन्च करने के टाइम पे बेसिकली वो लोग ये बोलते हैं कि आप एज एन इन्वेस्टर आईपीओ खरीद सकते हो, आप ये हम्म, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसका मार्केट प्राइस अगर 20 रुपए है, आप अगर आईपीओ खरीदोगे तो कंपनी बोलेंगे कि आपको मैं 18 रुपए में दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हम्म, बेनिफिट्स दूंगा। ठीक है। और बिल्कुल। एफपीओ क्या है? एफपीओ बेसिकली मार्केट में पहले तो कंपनी उसका शेयर्स क्यों लॉन्च करते हैं? क्योंकि उनको बेसिकली पब्लिक से पैसा उठाना है, और वो पैसा बेसिकली उनका जो प्रोडक्शन है और फर्दर एक्सपेंशन है उसमें पैसा लगाना है। तो कोई कंपनी जब हम्म, नया आता है, उनको पब्लिक से पैसा उठाना है, बेसिकली वो आईपीओ लॉन्च करते हैं कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी हम्म, बीएससी चाहे जो भी है। ठीक है। हम्म, वो लोग वो पैसा उठाते हैं, पब्लिक शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस जब बढ़ता है उस हिसाब से जो मुनाफा होता है, कंपनी उसमें आपको डिविडेंड, देती है। बोनस एंड एक्स्ट्रा जो स्टॉक का प्रॉफिट है वो देता है ना? हम्म, और एफपीओ क्या है? एफपीओ बेसिकली आपने आईपीओ लॉन्च किया, आपने बढ़िया बिजनेस हम्म, किए, अभी आप फर्दर एक्सपेंशन कर रहे हो, फिर से आपको पब्लिक से पैसा उठाना है, तब जाके हम्म, दोबारा आप बेसिकली मान लो आपने 1 लाख शेयर्स लॉन्च किया था, किए थे पहले, हम्म, अभी आप देख रहे हो कि आपको दूसरा एक कंपनी का फैक्ट्री खोलना है, आपको और पैसा चाहिए। तो आप क्या देखे हो कि 1 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में छोड़ा था, मैं और 1 लाख शेयर्स छोड़ूंगा, सो दैट उस और ज्यादा पैसा मेरे पास आए जो मैं एक्सपेंशन के लिए लगा सकता हूँ। ठीक है। तो उस टाइम पे आप हम्म, फिर से आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते हो, आपको उस टाइम पे एफपीओ लॉन्च करना पड़ेगा, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो जब फिर से हम्म, शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स रिलीज करते हैं मार्केट में, वो करते हैं थ्रू एफपीओ में। ठीक है। तीसरा होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो बेसिकली कंपनी इन्वेस्टर को बुलाते हैं, और ऑक्शन देखे हो ना, ऑक्शन कैसे चलता है, राइट? कोई चीज का जो भाव चलते हैं ना सेल करने, एक बीट करते हैं, उसमें बीडिंग करते हैं 10 रुपए दूंगा, कोई बोलेंगे 11 रुपए देंगे, कोई बोलेंगे 14 रुपए देंगे, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नी, तो 14 रुपए में नीलामी, डील क्लोज हो जाता है, नीलामी। नीलामी। नीलामी, करेक्ट। हम्म, हम्म, तो ऐसे भी नीलामी भी होता है, जो मान लो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन लोग को कंपनी बुलाते हैं, बुला के बोलते हैं कि मेरा शेयर का प्राइस 10 से 30 तक होंगे, रेंज दे देंगे, और इसमें नीलामी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई अगर बोलेंगे कि मैं 11 रुपए दूंगा, कोई बोलेंगे मैं 15 रुपए दूंगा, बस और कोई कुछ नहीं। तो जो 11 रुपए बोल दिया और बुक हो गया 11 रुपए में, तो सेकेंड जो उसका ऑप्शन होंगे, नीलामी होंगे, तो कोई 11 रुपए बीट नहीं कर पाएंगे, उसको 11 रुपए से ज्यादा ही बोलना पड़ेगा। और कोई अगर बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल। मैं 35 रुपीज दूंगा, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी ने रेंज फिक्स कर दिया कि हम्म, आपको 10 से 30 तक ही आप कर सकते हो। तो इसको बेसिकली बुक बिल्डिंग बोलते हैं। और लास्टली प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब बहुत सारे कंपनी, सब कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में ये ये इन कब करती है कंपनी? ये कब करती है, बुक बिल्डिंग कब करती है? बुक बिल्डिंग जब उनको बहुत सारे इन्वेस्टर देखते हैं कि इन्वेस्टर काफी सारे मेरे पास इन्वेस्टर है और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा सकता हूँ इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर को बुलाते हैं, इंटरनल एक मीटिंग करते हैं और उसमें ऑक्शन करते हैं, और अपना हम्म, कंपनी। तो ये बेसिकली जनरल जैसे- पब्लिक के लिए नहीं है, ये हम्म, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है। हम्म, चौथा है बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड नहीं है, ऐसे आपको लाखों कंपनी मिलेंगे, क्योंकि इनलिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट होने के लिए आपको एक अच्छा खासा टर्नओवर दिखाना पड़ता है ना? प्राइवेट लिमिटेड, जैसे हाँ, प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड तो करना ही पड़ेगा, हम्म, प्राइवेट लिमिटेड करना ही पड़ेगा, आपको एक टर्नओवर भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा,
ठीक है, तब जाके आप एनलिस्टेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। तो लाखों के करोड़ के ऊपर कंपनी आपको इंडिया में मिलेंगे जो लोकल ऐसे प्राइवेट लिमिटेड है मगर एनलिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि उतना बड़ा कंपनी नहीं हम्म, है, एक छोटा सा कंपनी है। तो मान लो हम्म, वो कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकता है, क्योंकि वो तो स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड नहीं है। तो वो क्या करेंगे, हम्म, वो उसका जो चार्टर अकाउंटेंट है, अगर उसको कोई प्राइवेट इन्वेस्टर मिल गया है तो चार्टर अकाउंट को बोलेंगे कि आप मेरा एक एग्रीमेंट कर दो। तो ये बंदा 20 लाख मुझे दे रहा है तो इसको मैं मेरा कंपनी का 20% शेयर दे रहा हूँ, और मेरा जो प्रॉफिट होंगे हर साल उसका 20% इसको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्राइवेटली ये डील होता है जहां पे कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो कारोबार चलता है ये बेसिकली प्राइमरी मार्केट में चलता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट जो आप सुने होंगे, कैश, इक्विटी इक्विटी, मार्केट। कमोडिटी, डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये है आपका सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे हम खड़े हैं। ये डेप्ट ये डेप्ट मार्केट कौन सा होता है? डेट मार्केट मतलब बेसिकली आपका जो बेसिकली बॉन्ड एंड डिवेंचर होता है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड एंड डिवेंचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक। ओके। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लो आप इस, इससे क्या कहते हैं वैसे? लोन की तरह, लोन के स्तर पे होता है क्या ये? नहीं, लोन की तरह नहीं होता है, ये उल्टा होता है। मान लो एचडीएफसी ने आपको 20,000 का बॉन्ड एचडीएफसी का आपने खरीदा, तो एचडीएफसी बेसिकली 20,000 लेके आपसे 20,000 लेके बेसिकली कोई उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा। ठीक है, और उसका 3 साल, हम्म, 4 साल, 5 साल का मैच्योरिटी रहेगा, वो जब मैच्योर हो जाएंगे हाँ। आपको एक रिटर्न देंगे। हम्म, ठीक है, तो ये सारा चीज जहाँ पे, तो जो मुद्दा है, हम खड़े हैं सेकेंडरी मार्केट में, हम खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आता ओके। है जो आप सीख रहे हो अभी, वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो ये है पूरा आपका इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। ये आपका पूरा बन गया इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। अभी हम लोग केस स्टडी करेंगे हर्षद मेहता का स्कैम। नाम सुने हो हर्षद मेहता? कल देखा था। तो कल देखा था क्या? हाँ, कल आपने दिखाया था, उसमें था ना, अच्छा, नीरव तो मोदी और अच्छा हर्षद अच्छा, मेहता उसमें हर्षद थे। मेहता क्या किया था उन्होंने, हम्म, हर्षद मेहता क्या हम्म, किया था, वो मनी मार्केट से पैसा उठा के, मनी मार्केट का पैसा कौन देते हैं? बैंक्स देते हैं, राइट? सो बैंक्स, राइट। बैंक से पैसा उठा के वो स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। मतलब पब्लिक का जो हम्म, पैसा है वो उठा के स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, और एक एक स्टॉक का बेसिकली वो टारगेट करते थे। तो आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं ये लिस्टेड है या नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। ये कौन सी साइड है, ट्रेंडिंग व्यू? ट्रेडिंग व्यू, हाँ। ये सब सीखेंगे आप, ये सारा चीज आप सीखोगे, डोंट वरी। ठीक है, ये है आपका हर्षद मेहता का स्कैम का। अ, ये जो एसीसी सीमेंट है,
ठीक है, ये 1990 में हाँ ये 77, ये ऑलमोस्ट आपका 70 रुपीज के आसपास था, 66 के आसपास। इसमें वो बेसिकली धक्का मारते हुए ये 295 तक लेके गया, 295 तक लेके गया। उसके बाद वो बंदा अरेस्टेड हुआ। ये स्टॉक प्राइस पूरा धड़ाक से गिरा था, और गिर के जहां से शुरू हुआ था उधर पे ही गिर गया था। हम्म ठीक है, इसको कहते हैं पंप। कंटिन्यूअसली मनी मार्केट से पैसा उठाता था बंदा, मनी मार्केट से पैसा उठाता था, और सिक्योरिटी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगा देता था। और इसलिए उनको सब कहते थे बिग बुल, द बिग बुल। ठीक है, तो इसलिए बंदा अरेस्टेड हो गया था। हम्म तो ये सारे फ्रॉड्स हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो एक कंपनी, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हम्म कैश फ्लो, मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, एंड उसका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उसका डिमांड एंड सप्लाई हम लोग चेक करेंगे। उसका डिमांड एंड सप्लाई हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके ओके नाउ आप ये, जब मैं बोला आपको कि आपको डिमांड एंड सप्लाई चेक करना है, ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई हम्म आप कैसे चेक करोगे? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड हाई हो सकता है अगर वो कोई चीज प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है जो जरूरत है, नहीं तो आपका वो डिजायर है, और नहीं तो वो आपका ड्रीम्स है। समझ में आ रहा है ना? तीन वर्ड, आइदर हम्म वो जरूरत होंगे, नहीं तो वो आपका सपना होंगे। ठीक है, तो डिजायर एंड ड्रीम में बेसिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वो आइदर आपका बहुत जरूरत वाला चीज होंगे, नहीं तो वो आपका बहुत, तो सपने वाला चीज क्या है? बहुत बड़ा घर, बीएमडब्ल्यू कार, यस यस ऑडी कार, है ना, हम्म एक बंगलो, रोलेक्स का एक घड़ी, ये सारा सपना होता है। बिल्कुल नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी मतलब जैसे मेडिसिन एक नेसेसिटी है ना, हम्म ऑटोमोबाइल्स एक नेसेसिटी है। तो ये चीज हमें देखना है कि वो कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहा है जो आपका नेसेसिटी और ड्रीम्स में आता है। ये अगर आएंगे तो आप वो कंपनी को फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। तो बेसिकली आपको, मतलब अपकमिंग क्या क्या इंडस्ट्री है जो ग्रो करने वाला है? एक तो है आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली इन्वेंटरी सर्विस होते हैं। इतने सारे जाइंट बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका तो इन्वेंटरी भी होंगे ना, राइट? तो इन्वेंटरी को राइट मैनेज कैसे करते हैं? तो थ्रू ब्लॉकचेन करते हैं। फिर आता है आपका ड्रोन्स, जो मार्केट में ऑलरेडी चलना शुरू किया, अभी तो शादी में भी ड्रोन्स आ गए हैं। यस यस तो 2 दिन बाद देखोगे फ्लिपकार्ट, amazon, ये सब का गुड्स डिलीवरी हो रहा है ड्रोन से। खाना डिलीवरी जूम का ये होने वाला है, और ये मजाक नहीं हम्म है। यू जस्ट वेट फॉर अनदर 5 years। ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, आप हम्म देखोगे मार्केट में है ही नहीं, और मार्केट में और है ही नहीं। आप टेरिस के सामने और गेट के सामने खड़े रहोगे, ड्रोन आके आपको डिलीवर करके चले जाएंगे, खाना से दारू से सब कुछ। हम्म ठीक है, इसका मतलब क्या है? ड्रोन, और ड्रोन आप आज से 10-15 साल बाद देखोगे, सोल्जर बोल के कुछ नहीं रहेगा, सोल्जर के बदले में रोबोट रहेंगे। सोल्जर के बदले में देखोगे रोबोट लड़ाई कर रहे हैं। और इसके लिए चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए सब काम कर रहे हैं, रोबोटिक सोल्जर बना रहा है। फेसबुक में ऑलरेडी क्लिप्स आ रहा है बहुत सारे। ठीक है, बिल्कुल तो ड्रोन्स ड्रोन्स ऐसा चीज है जो अभी नेक्स्ट 30-40 years तो इसका यूज हर हालत में बढ़ता जाएगा।
इसका यूज हर हालत में बढ़ता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, जो इंडियन क्या क्या कंपनी आने वाला है, जो ड्रोन्स अच्छा खासा ड्रोन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, है ना, वो आप हम्म। देखते रहोगे। तीसरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है क्या है आपको, राइट? आप अगर हम्म। आप अगर मान लो अ, दुबई में रोबोट पुलिस चल रहा है अभी, अभी दुबई में हम्म। रोबोट पुलिस है। तो वो रोबोट आपके पास आएंगे, आपका नाम पूछेंगे, आप बोलोगे, वो नोट करेंगे, आपका आई कार्ड देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। तो ये जो आपके साथ बात कर रहा है, किसके लिए? क्योंकि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर डाल के रखा है कंप्यूटर में, जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कोई भी वेबसाइट अगर खोलोगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आ जाता है ना ऑटोमेटिकली, मे आई बिल्कुल। हेल्प यू। तो ये क्या है, कोई पीछे में जैसे बैठा हुआ है क्या लिखने के लिए? नहीं, ये ऑटोमेटेड है। दैट इज कॉल्ड जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप गूगल असिस्टेंट को ही देखते हो। हाँ, 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 ठीक है। मे आई हेल्प यू बोल के आ जाते हैं। आप आप मतलब क्वेश्चन लिखो, वो आंसर देता जाएगा। ठीक है। तो आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस भी, इसका एक्सपेंशन नेक्स्ट 50-60 साल तक से बढ़ता जाएगा, हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाँ। रोबोटिक बिजनेस। तो मैंने आपको बोला कि आज से 10-15-20 साल बाद देखोगे कि कोई सोल्जर नहीं है, उसके बदले में रोबोट खड़ा है। ठीक है। और हम्म। ड्रोन से तो एक वार कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। कुछ दिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया बोल के दो कंट्री है गल्फ में। मुझे पता नहीं आप वर्ल्ड न्यूज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। नहीं, एक नहीं आपका पढ़ा। अजरबैजान टर्की के बगल में है। तो एक अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है और आर्मेनिया है बेसिकली यहूदी कंट्री। ठीक है। तो दोनों में लड़ाई हुआ था, तो अजरबैजान आर्मेनिया को पेल दिया सिर्फ ड्रोन से। ड्रोन जाके ताबड़तोड़ बॉम्बिंग किया, फाड़ दिया उन लोग को। और सारे के सारे ड्रोन वो टर्की ने आपको मतलब उनको सप्लाई किया। तो ये जो ड्रोन का वॉर कंप्लीट डन हो चुका है। इंडिया का एक कुचकावाज देखते हो ना, इंडिया में रिपब्लिक डे। हम्म। तो इस बार अगर रिपब्लिक डे कुचकावाज देखे होंगे तो देखना, एक डिवीजन आ गया है ड्रोन का, जो मेडिकल मेडिकल सप्लाई कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, सब कुछ हाँ कर रहा हाँ हाँ हाँ। है। एक झुंड आ चुका है इंडियन आर्मी में ड्रोन का, जो हर चीज करता है। आपको आर्म्स भी जाके दे देंगे, मेडिकल दवाई भी दे देंगे, और कहीं पे जाओ, जाके बोलोगे तो जाके ठोक भी देंगे। ठीक है। तो ड्रोन ड्रोन वाला वार तो स्टार्टेड, इट स्टार्टेड अभी। 10-15-20 साल में देखोगे रोबोट आ गया, रोबोट प्लेन जा रहा है, रोबोट ही गोली मार रहा है, ठोक रहा है, सब रोबोट कर रहा है, पीछे से ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो ये हम्म। बहुत एक्सपेंड होने वाला है। और क्या है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, आज से 10 साल पहले पेटीएम, गूगल पे, फोन पे था क्या? नहीं। नहीं था। ये अभी हो रहा है। और ये अभी मैसिव वेब में, अभी कितना यूजर्स है? 3-4 करोड़ होंगे मैक्सिमम, पॉपुलेशन तो है 137 करोड़। हम्म। मैक्सिमम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप देखोगे 2-3 करोड़ यूज कर रहे हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम रिमेनिंग रिमेनिंग 120 करोड़ अनटैप है, अनटैप है अभी। ये टैप होने वाला है, ये टैप हम्म। होने वाला है। तो इसमें भी आपको ध्यान, जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलूंगा, फिर भी इसमें नहीं है, ये जो आपका, आप चेक करते रहोगे कि पेटीएम अगर मान लो इंडियन स्टॉक मार्केट में इनलिस्टेड हो गया, तो आप डेफिनेटली टारगेट रखोगे ना कि आपको वो चीज खरीदना है, राइट? हम्म। क्योंकि आज पेटीएम का एक्सपेंशन क्या हुआ, 10% भी नहीं हुआ, 90% तो बाकी है। ठीक है। समझ में आ रहा है निखिल मैं क्या क्या कह रहा हूँ?
और ये रिकॉर्डिंग हो रहा बिल्कुल। है, बार बार सुनना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट आपका, आप बैंड बजा दोगे आपका इन्वेस्टमेंट का। जो सेक्टर्स मैं इधर पे लिखा हुआ हूँ, बहुत सोच समझ के लिखा हुआ हूँ, ऐसी हवा में नहीं लिखा। यही सेक्टर जो आपके 30 साल 50 साल अभी आपको ग्रोथ देने वाला है, वो भी मैसिव वेव में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेस स्पेस। वो जो चंद्रयान 2 फेल हो गया था ना इंडिया का, हम्म। उसके बाद चला, मतलब पीछे पीछे में अभी भागना स्टार्ट किया नासा, कि इंडिया ने फेल हुआ, हम भी जाएंगे उधर पे। क्यों? क्योंकि वो लोग पानी खोज रहा है उधर पे। पानी अगर उधर पे मिल जाए तो उधर पे क्या होंगे? पानी अगर मिल जाए तो उधर पे वो लोग एक स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन बना सकता है, क्योंकि पानी से वो बिल्कुल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बना सकता है। हम्म। पानी से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बना सकता है। और रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोलिक फ्यूल होता है। मतलब क्या है, इधर से रॉकेट छोड़ेंगे, मून में लैंड करेंगे, उधर से फ्यूल भरेंगे, फिर दूसरे जगह में चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। हम्म, तो बिल्कुल। इसीलिए उधर पे पानी पानी करके सब, मतलब कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे पानी इन्वेस्ट हुआ है, जो इंडिया ने किया था, उधर पे अभी लॉन्च करके उधर पे रोबोट डाल के टेस्ट करना, सब कुछ देखना। ठीक है। तो स्पेस अभी इंडिया के, नासा के पीछे में इंडिया है, इंडिया के पीछे में चाइना है, चाइना के पीछे में जापान है। सब स्पेस में खुद का पावर फैलाना चाहता है और ये और भी ज्यादा फैलता रहेगा। जो स्पेस का राजा रहेगा वही असली राजा रहेगा, क्योंकि स्पेस से अगर कोई, अगर एक एटॉमिक मिसाइल ठोक दिया, आप तो गए ना काम से, है ना? हम्म। राइट। सो स्पेस में भी बिल्कुल। जितने सारे कंपनीज है, आप उसको मॉनिटर करते रहोगे। उसके बाद आता है आईओटी। सो आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे मान लो अभी आज अगर नया एसी खरीदोगे, आप ऑफिस में बैठ के आपका घर का एसी ऑन कर सकते हो। आप आईपी एड्रेस कनेक्ट करके उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। आप अगर सीसीटीवी कैमरा घर में लगाए हो और आप ऑफिस में बैठे हुए हो, ऑफिस में बैठ बैठ के आपका घर का सीसीटीवी कैमरा मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हर इंस्ट्रूमेंट में एक आईपी एड्रेस रहता है, और वो आईपी एड्रेस से एक एप्लीकेशन रहता है जो आप फोन में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन यूज करोगे, खोलोगे फोन से, तो आप आपका जो सिस्टम है, जो डिवाइस है, उसमें आप हम्म। कहीं से भी कनेक्ट कर लोगे। दैट इज कॉल्ड आईओटी। राइट। तो ये दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और भी बढ़ेंगे, हर जगह में होंगे। ठीक है। तो इसका भी एक्सपेंशन बहुत बढ़िया होंगे। और एक चीज है जो इधर पे मैं लिखने के लिए भूल गया, वो है एपीआई। एपीआई मतलब, हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नंबर 1 है ऑल ओवर इंडिया में। हम्म। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम्म। नंबर 1 सबसे बड़ा हम लोग के पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हम लोग हम्म। सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। मगर मैटर ऑफ फैक्ट इज, वो मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मॉलिक्यूल रहता है, वो मॉलिक्यूल को बोलते हैं एपीआई। और वो हम्म। एपीआई हम लोग 99.9% चाइना से खरीदते हैं। 99.9% चाइना से खरीदते हैं। हम्म। और जब आप चाइना से खरीदते हो, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, और जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है सबको पुश कर रहा है कि आप इधर पे एपीआई बनाओ, आपका मेडिसिन का आप बनाओ, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एज ए गवर्नमेंट देंगे। तो 99.9% अनटैप है मार्केट इंडिया में। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कंपनी एपीआई प्रोडक्शन करेंगे, आपको उसमें बेसिकली आंख डाल के रखना चाहिए। तो क्यों मैंने बोला, आपको एक कंपनी दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये एपीआई बनाते हैं। ये आपका,
निखिल आवाज आ रही है? निखिल आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके। क्या हुआ सर? स्क्रीन दिख रहा है ना? दिखता है। ये जो कंपनी है, ठीक है, आईवेल केमिकल फार्मास्यूटिकल, ये एपीआई बनाता है। ये एपीआई बनाता है। देखो, 147 चला गया था 900 के आसपास। ये तो अभी प्राइस करेक्शन हो रहा है। ये अभी आपका प्राइस करेक्शन हो रहा है, तो दैट इज ओके। दैट इज ओके। इतना मूव कर दिया, 800% के आसपास मूव कर दिया, वो भी 3-4 महीने में। तो दिस इज अ वेरी गुड फंडामेंटल कंपनी। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना चाहिए। इसमें हम्म। आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये एपीआई बनाते हैं। और ये आज से 10 साल बाद देखोगे कि शायद इसका स्टॉक प्राइस 10,000 बन जाएगा। ठीक है। एंड दैट इज हाउ ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट ओके। इसलिए हुआ है क्योंकि ये एपीआई बनाते हैं, एंड इसीलिए सब पेल के खरीद रहा है। अभी इसको प्राइस करेक्शन, क्योंकि सब प्रॉफिट बुक कर रहा है, प्राइस करेक्शन कर रहा है ये। ठीक है। तो ये नीचे आएगा अभी शायद। ये कोरोना के हम्म, हाँ, ये शायद मान लो आपका 400-500 के आसपास में फिर से आ सकता है। ठीक है। फिर आपको हम्म, उधर पे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये इधर तक आएंगे प्राइस। मेरे ख्याल से इधर तक प्राइस आएंगे। ये लेवल तक प्राइस आएंगे, 442। 442 तक आएंगे, फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे ये। ठीक है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। वेरी गुड कंपनी, एपीआई बनाते हैं। तो इसीलिए ये जो यूनिक मूवमेंट है, ये सारे चीज आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या क्या इंडस्ट्री मैंने ओके। बोला आपको, ये हमेशा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपका 70% अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाना है, 30% अमाउंट ट्रेडिंग में जाना है। और इन्वेस्टमेंट में आप सेक्टर को कैसे, इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे? यूनिक इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, डिजिटलाइजेशन, डिफेंस, स्पेस, आईओटी, एपीआई। हम्म। ठीक है। डिफेंस क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अभी जितने सारे फॉरेन डिफेंस कंपनी है, सबको बोल रहा है आओ आके इंडिया में मैन्युफैक्चर करो। तो आज नहीं तो कल जो बड़े बड़े फॉरेन कंपनी है इंडिया में आके वो प्रोडक्शन स्टार्ट अगर करेंगे, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इसमें हमें डालना है। तो ये सारे जो इंडस्ट्री है, ये 20 ईयर्स क्या, नेक्स्ट 50 साल के लिए भाई भयानक ग्रो करने वाला है।
आया ग्रो करने वाला। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मददगार होंगे। ठीक है, तो ओके। मैं आज के लिए इधर तक ही क्लोज करता हूँ मीटिंग, क्योंकि मुझे डिनर के लिए बुला रहा है दीदी ने। ठीक है, तो कल मैं आपको फिर से 9 बजे में आपके साथ मैं कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं ट्रेनिंग उससे पहले खत्म ही कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ा दे दो, कल का और आज का मैं सेशन आज अपडेट करके आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलो ठीक है।